हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू शहीद कैप्टन डीके खोला कॉलेज ऑफ एजुकेशन। नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे। जैसे आपको पता होगा, हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था मुस्लिम शिक्षा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हमने उसमें मुस्लिम शिक्षा की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम नेक्स्ट जो हमारा फीचर है उसके बारे में पढ़ेंगे। मुस्लिम मध्यकाल में स्त्री शिक्षा, यानी कि मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा की व्यवस्था। किसी भी काल की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए उस काल की स्त्री शिक्षा की व्यवस्था को जानना बहुत जरूरी है। मध्यकाल में भारतीय समाज की स्त्रियों के लिए कोई संतोषजनक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। समाज की अधिकांश बालिकाएं क्या करती थी? अधिक से अधिक केवल प्रारंभिक शिक्षा ही प्राप्त करती थी। स्त्रियों को एक बहुत बड़ी संख्या जो स्त्रियों की एक बहुत बड़ी संख्या थी वो क्या थी? अशिक्षित ही थी। मध्यकाल में स्त्रियों की शिक्षा से वंचित रहने का मुख्य कारण उस काल में प्रचलित कठोर पर्दा प्रथा थी। यानी कि मध्यकाल में स्त्री शिक्षा अधिक वंचित क्यों रहती थी एजुकेशन से? क्योंकि उस समय क्या था? कठोर जो वहाँ पे प्रचलित था वो था पर्दा प्रथा। इस वजह से वो शिक्षा से वंचित रहती थी। बल्कि किसी ने कहा भी है कि डॉक्टर केई, उन्होंने कहा था कि पर्दा प्रथा ने जिसने छोटी बालिकाओं के अतिरिक्त सब मुसलमान स्त्रियों को एकांत में बंद रखा है, उनकी शिक्षा को बड़ी कठिनाई का कारण बना दिया है। मीन्स कि पर्दा प्रथा ने क्या किया है? छोटी मतलब जो छोटी बालिकाएं होती हैं उनके अतिरिक्त जो स्त्री होती है, मुस्लिम स्त्री, मुस्लिम वुमेन्स होती है, उनको क्या करते हैं? पर्दा हर समय पे पहन के रखना पड़ता है। तो उससे क्या हुआ कि वो लोग अच्छे से एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते थे। पर्दा प्रथा के कारण मध्यकाल में स्त्री शिक्षा का प्रचलन बहुत कम हो गया था। छोटी आयु की लड़कियां स्थानीय मकतबों में जाकर लड़कों के साथ ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर लेती थी। इस काल में राज्य या समाज की ओर से बालिकाओं के लिए अलग से शिक्षण संस्थाएं स्थापित नहीं थी। इस स्थिति में समाज में जो आर्थिक वर्ग के परिवार थे, वहाँ उन आर्थिक वर्ग के परिवारों की जो लड़कियां थीं, बालिकाएं थीं, उनका क्या था? शिक्षा प्राप्त करना प्राय असंभव ही था। वो बहुत मुश्किल से शिक्षा प्राप्त कर पाती थी। जहाँ मध्य आर्थिक वर्ग की बात करते हैं हम, ये थे निम्न वर्ग की, निम्न आर्थिक वर्ग के, उनके लिए शिक्षा पाना बहुत बिल्कुल असंभव हो गया था। लेकिन अब हम बात करते हैं मध्यम आर्थिक वर्ग के परिवारों की। बालिकाओं का प्रश्न की बात करें तो वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ सीमित अवसर उपलब्ध थे। उस काल में कुछ पढ़ी लिखी महिलाओं द्वारा अपने घर पर ही बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता था। मध्य वर्गीय परिवारों की बालिकाएं इन महिलाओं के घर जाकर विभिन्न विषयों की शिक्षा प्राप्त कर लेती थी। जो हमारे डॉक्टर हुसैन थे, उन्होंने कहा था कि निजी घरों में बालिकाओं को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए मकतब थे, जहां अधिक आयु की महिलाएं उनको कुरान, गुलिस्तां, बोस्ता और सदाचार की पुस्तकें पढ़ाती थी। इस निजी शिक्षण संस्थाओं के अतिरिक्त एक मुसलमान शासक गियासुद्दीन तुगलक ने बालिकाओं के लिए एक सार्वजनिक मदरसा भी स्थापित किया था। सारंगपुर में स्थापित इस बालिका मदरसे का परिचय तथा इसका विवरण एक विद्वान फरिश्ते ने इन शब्दों में कहा था कि इस मदरसे में बालिकाओं को नृत्य, संगीत, सिलाई, बुनाई और सुनारगिरी, लोहारगिरी, जूते बनाना, मखमल बनाना, युद्ध कला, रण क्षेत्र कला आदि की शिक्षा दी जाती थी। उनकी शिक्षा का भार उनके अभिभावकों को वहन करना पड़ता था। अतः केवल धनी वर्ग के लोग ही बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए मदरसे में भेजते थे। जहाँ तक उच्च आर्थिक वर्ग की परिवारों की बात करते हैं, हम शाही घरानों की बात करते हैं, तो इन परिवारों में बालिकाओं की शिक्षा की समुचित व्यवस्था घर पर ही थी। यही कारण है कि उस काल में भी शाही घरानों की अनेक स्त्रियां उच्च शिक्षा प्राप्त करके विदुषी महिलाएं स्वीकार ही की गई थी। जैसे कि अब आपको मैंने ऊपर इतना बताया स्त्री इसमें निम्न वर्ग के बारे में, फिर मध्य वर्ग के बारे में, फिर जो उच्च वर्ग के बारे में। तो इन स्तरों की महिलाएं थी, इन सभी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मध्यकाल में स्त्री शिक्षा की व्यवस्था थी, उसमें क्या था? उसमें हमेशा शिक्षा का एक अभाव सा माना जाता था। इस काल में
स्त्री अशिक्षा का ही वातावरण बना रहता था। इस तथ्य को कई जो डॉक्टर केई हैं उन्होंने भी कहा है कि मुसलमान स्त्रियों के विशाल सामान्य समूह के पारिवारिक कर्तव्यों को करने के लिए घरेलू प्रशिक्षण के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा प्राप्त नहीं थी। तो ये था हमारा मध्यकाल में स्त्री शिक्षा की व्यवस्था। अब हम बात करते हैं मध्यकाल में व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था कि मध्यकाल में व्यावसायिक शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए थे। जीवन के लौकिक पक्ष की उन्नति एवं प्रगति के लिए व्यावसायिक शिक्षा क्या थी, अनिवार्य थी। प्रत्येक काल की शिक्षा प्रणाली में किसी न किसी रूप में व्यावसायिक शिक्षा का समावेश अवश्य होता था। मध्यकाल के मुस्लिम शासक व्यावसायिक शिक्षा के महत्व से भली भांति परिचित थे। उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा को समुचित प्रोत्साहन दिया था। जो मुस्लिम काल में जितने भी मुस्लिम शासक थे वो व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को भली भांति समझते थे। तो उन्होंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया, जो हमारी व्यावसायिक शिक्षा थी उसको सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन किया और उसकी व्यवस्था के ऊपर अधिक ध्यान दिया। तो जो मध्यकाल था, मध्यकाल में व्यावसायिक शिक्षा के कुछ निम्नलिखित पक्ष थे। पहला पक्ष था मध्यकालीन सैन्य शिक्षा कि मध्यकाल में सैनिक शिक्षा के ऊपर विशेष बल दिया गया। मध्यकाल युद्धों एवं सैन्य संघर्षों का काल था। मुस्लिम शासक निरंतर युद्धों के लिए तत्पर रहते थे। इन परिस्थितियों में सैन्य शिक्षा की व्यवस्था करना अनिवार्य था। मध्यकाल में सैन्य शिक्षा को अनिवार्य मानते हुए भी इसके लिए अलग से शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित नहीं थी। सैन्य शिक्षण का कार्य मुख्य रूप से राज्य के अनुभवी सैनिकों द्वारा ही किया जाता था। साधारण सैनिकों तथा शाही घरानों के युवकों के लिए अलग अलग सैन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त दुर्ग की घेराबंदी तथा घोड़े एवं हाथी पर बैठकर युद्ध करने की कला भी सिखाई जाती थी। शाही घरानों के युवकों को इन साधारण सैन्य गतिविधियों के अतिरिक्त सेना के कुशल संचालन, संगठन, नेतृत्व का आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाता था। अब हम बात करते हैं नंबर 2, मध्यकाल में चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा। मध्यकाल शिक्षा व्यवस्था में चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा का भी समुचित समावेश था। चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा के लिए अलग से मदरसे स्थापित किए गए थे। आगरा तथा रामपुर में ऐसे विशिष्ट मदरसे थे जो स्पेशल किसके लिए खोले गए थे, हॉस्पिटलाइजेशन चिकित्सा शास्त्र के कारण। इस काल में चिकित्सा शास्त्र की ओर व्यवस्थित शिक्षा प्रदान करने के लिए मुगल शासकों ने भारतीय चिकित्सा शास्त्र के संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद भी करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्यकाल में हस्तकलाओं की शिक्षा। मध्यकाल लौकिक उन्नति का काल था। मुस्लिम शासकों का दृष्टिकोण भौतिकी था। इन परिस्थितियों में भौतिक जीवन में सुख सुविधा प्रदान करने वाली वस्तुओं की अधिक से अधिक आवश्यकता उत्पन्न होना स्वाभाविक था। इस दृष्टिकोण से क्या हुआ, मध्यकाल में हस्तकलाओं के विकास को प्रोत्साहन दिया गया। हस्तकलाओं के विकास से ही क्या हुआ, शिक्षा को प्राथमिकता दी गई। मध्यकाल में हस्तकलाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था मुख्य रूप से कहाँ पर की जाती थी, कारखानों में की जाती थी। कारखानों में क्या होता था, मध्यकाल में अधिक लोकप्रिय होने के कारण हस्तकलाएं जैसे काशीदाकारी, जरी, लकड़ी व हाथी दांत का कार्य, आभूषण निर्माण, रेशम उद्योग, मलमल का उद्योग, जूते व चमड़े का कार्य, दरिया एवं पर्दे बनाना आदि। मध्यकाल में हस्तकलाओं का प्रशिक्षण प्रदान करने वाले कारखानों का परिचय दिया गया था। ठीक है, एक विद्वान थे जाफर, जिन्होंने कहा था कि भारत में हजारों कारखाने थे जिनमें लड़कों को बहुधा विशिष्ट कलाओं और दस्तकारियों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी व्यवसाय के शिल्पकार का शिष्य बना दिया जाता था। अब हम बात करते हैं अंतिम व्यावसायिक शिक्षा के बारे में। अंतिम जो उसका पक्ष था वो था मध्यकाल में ललित कलाओं की शिक्षा। मध्यकाल में भौतिकीवाद दृष्टिकोण प्रमुख था। इस काल के अधिकांश मुस्लिम शासक कला एवं सौंदर्य में रुचि लेते थे। ये शासक थे, ये क्या करते थे, ललित कलाओं के विकास को भरपूर प्रोत्साहन
देते थे। ये क्या करते थे, कलाओं को सम्मान भी दिया जाता था। मध्यकाल में संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि का भरपूर विकास हुआ। इन कलाओं के शिक्षण का कार्य मुख्य रूप से घरानों में, उल्लेखनीय घरानों में तथा कुछ उस्तादों द्वारा होता था। कलाओं में परंपरागत होने के